फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल इन अभ्यास चैनल। और आज का हमारा यह टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3। ठीक है, इसके 2 वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ और जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप पहले वो 2 वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, और आज के सेशन में यार हम कुछ एडवांस क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आर डी शर्मा से उठाएंगे और वो क्वेश्चन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। First question, find the sum of all natural numbers between 250 and 1000 which are exactly divisible by 3। हमें सम निकालना है सारे नेचुरल नंबर्स का जो कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो और 250 और 1000 के बीच में हो। तो यार 250 के बाद जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी आपकी 252। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? यार 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स, ध्यान रखना, डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर मैं यार 251 लेता है तो 251 में अगर सम करोगे 8 बनता है। 252 में सम कितना बनता है? 2 + 5 + 2 9, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म जो 250 के बाद होगी और 3 से डिविजिबल होगी वो होगी 252। और अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं या nth टर्म की बात करूं, 1000 से पहले क्या आएगी? 999। अब 999 देखो आप 3 से इजीली डिविजिबल है। और हमें यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेंगे यार? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डेफिनेटली 3 से डिविजिबल पूछ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये आपका 3 होना चाहिए। तो यहाँ यार वैल्यूज पुट कर दो। ये हो गया 999 इज इक्वल टू 252 प्लस एन माइनस 1 और d आपका 3 है। अगर 252 उधर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7 और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यार 250। अब यार सम निकालना है सारी टर्म्स का, तो हम फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, हमें यहाँ पर लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है, हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी पता है। तो फॉर्मूला हम सम का क्या यूज़ करेंगे? सम ऑफ n टर्म्स, ये करेंगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दो। n हमारा 250 है बाई 2, फर्स्ट टर्म हमारी 252 है, लास्ट टर्म हमारी 999 है। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है यार। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 156,375। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 156,375। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये हो गया द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ AP इज S1। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला S1 है, 2n का S2 है और सम ऑफ 3n टर्म्स का S3 गिवन है। हमें प्रूव करना है कि S3 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ S2 माइनस S1। चलो, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म A मानता हूं, कॉमन डिफरेंस D मानता हूं, तो S1 यानी कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। S2 आपका क्या हो जाएगा? S2 आपका हो जाएगा 2n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अब? 2n, ट्वाइस ऑफ A प्लस 2n माइनस 1 D। ठीक है, और S3 अगर देखेंगे क्या होगा? 3n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A प्लस 3n माइनस 1 इंटू D, ये आपके S3। अब हमें प्रूव क्या करना है कि S3 किसके इक्वल होना चाहिए? थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1। तो बेटा अगर मैं थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1 करता हूं, यहां ध्यान देना जरा, 3 बाहर लेंगे। S2 की वैल्यू आपके पास क्या आती? देखो, इट इज 2n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 2n माइनस 1
फिर उसके बाद S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, और ये क्लोज कर। अब ध्यान दो जरा, क्या क्या चीज कॉमन ले सकते हो आप, देखो n/2 दोनों से आप कॉमन ले सकते हो। अगर n/2 कॉमन ले लेता हूं, ये मेरे पास किसके इक्वल बचेगा, 3n/2। अब 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये मैं इसको ओपन कर देता हूं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 4a प्लस और 2n-1 यानी कि 4nd माइनस 2d। इधर भी मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा, अगर n से मैं मल्टीप्लाई n/2 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, -2a माइनस nd प्लस d। अब देखो यार क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 3n/2, 4a माइनस 2a 2a, 4nd माइनस nd 3nd, और इधर से -2d प्लस -d। तो यहाँ पर ये बचेगा 3n-1 2। और ध्यान दो यार, ये चीज किसके इक्वल है, अगर आप ध्यान दो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो यही चल रही थी, सेम सेम रिपीट हो रही थी। तो 3s2 माइनस s1 आपका किसके इक्वल आ गया, ये चीज देखो, ये किसके इक्वल है, s3 के। तो यही हमने यार यहाँ पर प्रूव कर। तो हेंस प्रूव्ड दैट थ्राइस ऑफ s2 माइनस s1 इज इक्वल टू। अब बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The sum of the third and seventh term of an AP is 6. ये थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, sum of third term and seventh term of an AP is 6. थर्ड टर्म यार a प्लस n-1d, मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये a प्लस 2d के इक्वल होगा। सेवंथ टर्म हमारी क्या होगी, a प्लस 6d के, तो ये 6 के इक्वल। और यहां पर 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। और a की वैल्यू 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगी यार, a की वैल्यू पहले 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4d होगा और यहाँ पर 3 रह जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू 3 माइनस 4d के इक्वल होगी। ठीक है, ये हमें सम दिया हुआ है, यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे बेटा, हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 8, प्रोडक्ट अगर हमें 8 दिया हुआ है तो इसका मतलब a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8। अब a3 a प्लस 2d है, a7 a प्लस 6d है, इज इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 माइनस 4d प्लस 2d, और इधर भी a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 माइनस 4d प्लस 6d। अब बेटा इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 3 माइनस 2d के, और ये किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 2d। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो d की वैल्यू यहाँ पर d स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1/4। तो d के दो पॉसिबल केस बनेंगे, प्लस एंड माइनस 1/2। ठीक है, प्लस एंड माइनस 1/2। अब यार यहाँ पर मैं d की वैल्यू अगर प्लस 1/2 लेता हूँ, d अगर मैं 1/2 लेता हूँ, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो d की वैल्यू अगर मैं 1/2 लूंगा तो a की वैल्यू क्या होगी यार, a है 3 माइनस 4d, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, 16/2 n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a यानी कि 2 प्लस n-1 यानी कि 15, और d की वैल्यू हमारी क्या है, 1/2। अब बेटा इसको सॉल्व अगर करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, 2 प्लस 15/2, ये आपका 19/2। इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये आपका आ जाएगा 76 के।
ये बेटा उस केस में है अगर आपने डी जो है वो 1/2 लिया है, ये आपका केस 1 है। केस 2 आपका क्या बनेगा कि डी अगर आप -1/2 लेते, डी अगर आप -1/2 लेते तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए हो जाएगा 3 -4d, तो 4 इंटू -1/2। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, ए की वैल्यू 5 आ जाए। अब ए की वैल्यू अगर 5 है, डी -1/2 है, हमें सम निकालना है 16 टर्म्स का, तो बेटा फॉर्मूला पुट कर दो 16/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए हमारा कितना है 5, तो ट्वाइस ऑफ ए कितना हो जाएगा 10 प्लस n-1 यानी कि 15, डी की वैल्यू -1/2। ठीक है, अब इसको आप पुट कर दो, तो ये इधर आएगा 8, इधर आएगा 10 -15/2, ये हो जाएगा 5/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20। तो दो केस बने बेटा, एक में डी की वैल्यू +1/2, एक में डी की वैल्यू -1/2। तो दोनों के हिसाब से जो हमारा आंसर आ रहा है, पहले केस के अकॉर्डिंगली 76 और दूसरे केस के अकॉर्डिंगली 20 आपका आंसर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The ratio of sum of m terms and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth term and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. चलो, अब हमें यार रेशो क्या दी हुई है कि सम ऑफ m टर्म्स ओवर सम ऑफ n टर्म्स, ये हमें दिया हुआ है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, सम ऑफ m टर्म्स क्या होगा, m/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है जी, और n का n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1, ये हमें दिया हुआ है m/n, n स्क्वायर सॉरी। अब देखो यार, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला m एक m इधर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n एक n इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसकी इक्वल आया, m/n। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा ये देखते हैं। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, 2an प्लस n इंटू -n d, इधर m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2am प्लस n माइनस m d। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 2a यहाँ से कॉमन आ गया बेटा, n-m बचा, और यहाँ पर इसको अगर इस साइड में लेके जाते हैं तो हमारे पास ये बचेगा mn माइनस mn प्लस n d। mn से mn कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास किसके इक्वल बचेगा ये हमारे पास बचेगा n माइनस m d। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया आपका n माइनस m, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 2a। अब हमें पूछा क्या है कि शो करना है दैट mth टर्म और nth टर्म की रेशो, यानी कि mth टर्म और nth टर्म की रेशो हमें शो करनी है, किसके इक्वल है, 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या होगी a प्लस m माइनस 1 d, और ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d। अब जरा ध्यान दो, d की वैल्यू 2a पुट करेंगे अगर हम, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a ओवर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a।
तो अगर ध्यान दो ये चीज़ आपके पास ए तो कॉमन दोनों में आ जाएगा, ए अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या हमारे पास 1 प्लस 2m माइनस 2, और इधर भी ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2n माइनस 2। तो ए से ए कैंसिल हो गया। देखो ऊपर क्या बचेगा, ध्यान दो जरा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस का है -2, तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 1, और ये हो जाएगा 2n 1। तो ये हमारे पास mth और nth टर्म की रेशियो आ जाएगी। तो आंसर आपका हो गया, आंसर क्या हो गया, यही शो करना था हमें कि a mth और nth टर्म की रेशियो क्या आ गई 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है जी, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें डेफिनेटली है यार, ये तो आपको करनी पड़ेगी। चलो अब मैन्युफैक्चरर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 यूनिट्स इन थर्ड एंड 700 यूनिट्स इन 7th ईयर। ठीक है जी, थर्ड ईयर में वो 600 यूनिट्स बना रहा है और 7th ईयर में 700 यूनिट। Assuming that the production increases uniformly by fixed number of every year, find the production in first year, 10th year एंड टोटल निकालना है सारी प्रोडक्शन का 7th ईयर। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट ईयर में ये अज्यूम कर लेते हैं ए है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ईयर ले लो या फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन है वो ए है, और जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस जो लेंगे वो हम डी लेंगे कि हर साल डी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमें क्या दिया है थर्ड ईयर यानी कि ए3 हमें क्या दिया हुआ है, ए3 क्या होता है a प्लस 2d, ये हमें दिया हुआ है 600, और हमें 7th ईयर का दिया हुआ है a प्लस, यहां पर कर लेते हैं a प्लस 60, ये हमें दिया हुआ है 700। तो बेटा इसको सॉल्व करना है, माइनस कर दो, तो -4d इज इक्वल टू -100, तो d की वैल्यू आपके पास 25। अगर d 25 है तो यार अब निकाल लो, कहीं भी वैल्यू पुट करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a माइनस 2 इंटू 25 सॉरी माइनस नहीं प्लस 2 इंटू 25 50 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 550 आ जाएगी, और a हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बेटा क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब पूछा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि 7th ईयर में कितनी प्रोडक्शन है, तो ये क्या होगा a प्लस, सॉरी 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन है ये पूछा है, 7th का तो टोटल पूछा, तो 10th ईयर की क्या होगी a प्लस 9d, तो वैल्यू पुट कर दो 550 प्लस 9 इंटू 25, तो 550 प्लस 225, ये आपका 770। क्लियर है जी सभी को, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन है, a प्लस 9d, a की वैल्यू पुट की और d की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 7 ईयर का टोटल पूछा हुआ है यानी कि S7 पूछा हुआ है, तो बेटा ये क्या होगा n/2, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यार आपको, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस या ट्वाइस ऑफ ए वाला फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जस्ट वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा, यह है हमारा 7/2। या हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें 7th टर्म पता है बेटा यहाँ पर, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि n/2 इंटू ए प्लस एल, तो ये यूज़ कर लो, ये जल्दी हमारा सॉल्व होगा। तो 7/2, फर्स्ट टर्म हमारी 550 है और लास्ट टर्म हमारी 7th टर्म हमारी ये देखो 700 है, ये ऑलरेडी दी हुई है, बस इससे सॉल्व हो जाएगा जल्दी। तो 7/2 ये हो गया 1250, ठीक है जी, ये हो गया 7 इंटू 625, और ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7
और ये इसका मतलब सम इन द फर्स्ट 7 years, सम ऑफ द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years इज 4375। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं यार। 200 logs of stacked are stacked in a following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next and so on। यार इस तरह से आपका कोई बने हुए लॉग्स, ये वुडन लॉग्स ऐसे है, फर्स्ट में 20 है, फिर ये कम होके 19 है, फिर कम होके ये 18 हो जाएंगे, पहले में 20 फिर 19 फिर 18 एंड सो ऑन। ये इस तरह से ऊपर ऊपर बढ़ते जाए, ये कम होते जाए। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स, टोटल 200 लॉग्स जो वुडन लॉग्स है हमें रखने हैं, एक के ऊपर एक हमने रखने हैं। तो टोटल पता है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स पता है हमें 200 है, फर्स्ट टर्म पता है हमें 20 है, पहले में 20 फिर 19 फिर 18, यानी कि डी आपका -1 है, एक एक से कम हो रहा है ना, तो डी आपका -1 है। सेकेंड टर्म हमारी देखो क्या है यहाँ पर, 19 -20 -1। अब हमें क्या पूछा हुआ है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, कि सबसे ऊपर कितने लॉग्स पड़े होंगे। ठीक है जी, ए पता है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखनी पड़ेगी। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू, ठीक है, पुट कर दो यार, 200 इज इक्वल टू बाई 2a यानी कि 40 प्लस n-1, ये d आपका -1 है तो माइनस इधर लगा देता हूँ, और यहाँ पर n-1। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी 400 इज इक्वल टू, अब ये 41 हो जाएगा, 41 माइनस n, 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है जी, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और इसके अगर फैक्टर्स बनाओगे यार, ये दो बनेंगे, एक तो n-25 और n-16 इज इक्वल टू 0। तो n की दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। पहला केस n इज इक्वल टू 25, क्योंकि अगर आप n-25 0 रखोगे तो n की वैल्यू 25 आएगी। अब ये देखो कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ रोज 25 है, तो उस केस में आपके पास 25th रो में कितने होंगे, क्योंकि अगर 25 है तो टोटल रोज कितनी हो जाएगी 25। तो हम ये देखेंगे, क्योंकि हमें टॉप मोस्ट में पूछा है, तो हम देखेंगे 25th रो में कितनी आइटम्स है, कितनी लॉग्स है, ये देखेंगे। ए पता है 20 है, प्लस 25 - 1 24, और डी की वैल्यू क्या है -1। तो बेटा अगर इसको आप सॉल्व करोगे कि 25th रो में, यानी कि टॉप रो में कितनी है, देखो टॉप रो क्या होगी, अगर n की वैल्यू 25 लोगे तो टॉप रो जो होगी वो 25th रो होगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो 20 माइनस 24, ये तो आपका -4 हो गया। यार ऐसे थोड़ी पॉसिबल है कि आपकी टॉप रो में जो है वो नेगेटिव में टर्म आ जाए, सो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी 16 होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। यानी कि टोटल रोज अगर 16 है तो टॉप रो में यानी कि 16th रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे a + 15d होंगे। और a की वैल्यू हमें 20 पता है, d की वैल्यू -1 पता है, तो भाई अब देख लो यहाँ पर 16th रो में कितने होने चाहिए, ये होने चाहिए 5। तो नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो शुड बी 5। सो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5। होप सभी को क्लियर है। ये n की वैल्यू 25 क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रोज 25 लेता हूं तो टॉप रो में नेगेटिव में हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं, नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें n की वैल्यू 16 लेनी पड़ी। उसके थ्रू हमारा आंसर आया दैट टॉप रो शुड हैव 5 लॉग्स। आई होप सभी को क्लियर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ मैन रीपेज लोन ऑफ 3250 बाय पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ, देन इंक्रीजेज द पेमेंट बाय 15 एवरी मंथ. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर द लोन. ठीक है, टोटल लोन जो उसको चुकाना था वो कितना था 3250. ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी पहले मंथ उसने दिया 20, फिर उसने 15 रुपीज़ से इंक्रीज़ किया है. पहले मंथ में 20 तो 15 से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डी की वैल्यू 15 आ गई. ठीक है, और टोटल सम ऑफ एन टर्म्स हमें पता है ये है टोटल 3250. अब हमें पता है कितने पूछा हुआ है कितने महीने में वो इसको चुका देगा, यानी कि एन की वैल्यू हमें निकालनी. ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगा दो एस एन का. एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी. बेटा ये वैल्यू पुट करनी है आपने 3250 इक्वल टू एन बाई टू टू ए यानी कि 40 प्लस एन माइनस वन इंटू. तो अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6500 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 40n, और इधर हो जाएगा 15n स्क्वायर माइनस 15n. तो बेटा ये आपके पास आएगा 15n स्क्वायर प्लस 25n इज इक्वल टू 6500. और 5 अगर कॉमन ले लूँगा तो बचेगा ये 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल टू. ठीक है जी, तो ये आपके पास दो केस बनेंगे जो, अब इसमें अगर इसको आप सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट करके 3900 आना चाहिए और सम करके आपका 5 आना चाहिए. तो बेटा ये बनेंगे 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300. तो अगर इन दोनों में मैं कॉमन लेता हूँ 3n तो ये बचेगा n माइनस 20, और इधर से मैं कॉमन लेता हूँ अगर इन दोनों से 65, ये बनेगा n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास बेटा ये चीज़ बनेगी 3n प्लस 65 इंटू एन माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो n की दो पॉसिबल केस आएंगे, एक तो n इज इक्वल टू 20 और दूसरा आएगा माइनस 65/3. बट नेगेटिव में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता. इसका मतलब उसको कितना टाइम लगेगा लोन क्लियर करने में, n की वैल्यू नंबर ऑफ मंथ्स कितने आ जाएंगे 20. तो ये आपका ठीक है जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5, 1, 1.5. ठीक है, what is the total length of the spiral made up of 13 consecutive semicircles. देखो यार हो क्या रहा है यहाँ पर, एक स्पाइरल है, ये मान लेते A पॉइंट पे सेंटर्स है. ठीक है, तो ये बार बार जो है स्पाइरल इंक्रीज करता जा रहा है. पहले ऐसे गया, फिर इसने नेक्स्ट रेडियस लिया, तरह से गया, फिर ये नेक्स्ट रेडियस लेता जाएगा. ऐसे जो इसका रेडियस है हर बार 0.5 से इंक्रीज करता रहे, हर बार 0.5 से इंक्रीज करता रहेगा इसका रेडियस. यानी कि अगर फर्स्ट टर्म रेडियस 1 आपका यहाँ पर 0.5 है, पहले तो इन्होंने पूछा हुआ लेंथ ऑफ द स्पाइरल. लेंथ ऑफ द स्पाइरल बेटा यहाँ पर क्या होगी, अगर मैं ध्यान दो, ये सरकमफ्रेंस होगी. और ये बेटा सरकमफ्रेंस जो होगी ये किसके इक्वल होगी, ध्यान दो. सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है, ये आपकी होती है पाई आर. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है पाई आर. ध्यान दो, लेंथ ऑफ द स्पाइरल पूछिए ना, R1 हमारे पास यहाँ पर है 0.5,
R2 हमारा क्या है, ध्यान दो बस, ये क्या है, फिर 1 हो गया, 1.5 से बढ़ता जा रहा है। R3 हमारा क्या है, 1.5। तो इस तरह से ये इंक्रीज होता जा रहा है हमारा। फिर R4 अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पर लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल या लेंथ ऑफ द स्पाइरल इन द फर्स्ट सेमी सर्कल, ये आपकी क्या होगी बेटा, ये होगी पाई R1। तो इसको ध्यान दो, ये क्या हुई, R1 हमारा कितना है, 0.5। 0.5 कितना होता है, 1/2 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 को 1/2, ये हुआ हमारा पाई/2। L2 हमारा क्या हुआ, पाई R2। पाई R2 हमारा क्या हुआ बेटा, ध्यान दो जरा, R2 हमारा 1 है, लेकिन मुझे यहाँ पाई/2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × पाई/2। L3 क्या हो जाएगा, ध्यान दो जरा, यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। R3 1.5 था, तो पाई 1.5 क्या होता है बेटा, 1.5 होता है 3/2। ये देखो 1.5 3/2 कैसे हुआ, देखो पॉइंट हटा दिया, 10 लगा दिया, तो ये 3/2। तो R की वैल्यू 3/2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगी, वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया 3π/2। 3 कॉमन आ गया, π/2 इधर हो गया। अब इसी तरह से यार आप देख क्या रहे हो, फर्स्ट टर्म थी तो π/2, सेकंड टर्म है तो 2π/2, थर्ड टर्म है तो 3π/2। तो इसी तरह से अगर आप चलते जाओगे, L4 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π/2। एक एक करके बढ़ता जा रहा है ना ये। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, L13, ये हो जाएगा आपका 13π/2। तो बेटा देखो करना क्या है, यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ पर इन सभी का सम निकालना है। सम निकालना है तो हम कहेंगे हमने निकालना है π/2 प्लस 2π/2 प्लस 3π/2, और ये कहाँ तक जाएगा बेटा, ये जाएगा 13 × π/2। अब ध्यान दो, π/2 तो कॉमन ही आ गया, π/2 अगर कॉमन आ गया तो ये हुआ 1 + 2 + 3 + 4 टिल 13। अब π/2, अब हमने इनका सम निकालना है। देखो सम कितनी टर्म्स है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 13 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, लास्ट टर्म हमारी 13 है। तो यार सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, ध्यान दो, n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ध्यान दो, ये Sn का फॉर्मूला है। n कितना है हमारा, 13/2 × फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 30। बस यार इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो सॉल्व चलो कर ही लेते, कितनी देर लगेगी, 2/7 × 13/2 × 4, 7 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 किया, ये किसके इक्वल आ गया, 11 × 13 143। इस क्वेश्चन का आंसर जो टोटल लेंथ होगी स्पाइरल की, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 143 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। वो क्या रहा था, रेडियस हमेशा इंक्रीज करता जा रहा था 0.5 से, पहले में 0.5, दूसरे में 1, तीसरे में 1.5 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया कि R1 हमारा 0.5 है, R2 हमारा 1 है, R3 हमारा 1.5 है और R4 हमारा 2 है। तो पहले मैंने लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल निकाली, वो लेंथ क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल क्या होता है, πr। R1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट रेडियस के लिए है, फर्स्ट रेडियस 0.5 था, 0.5 1/2 होता है, तो ये π/2 हुआ। सेकंड वाला R2 कितना है, 1 को मैंने क्या किया, पाई × 1 था, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, 2 कॉमन हो गया और π/2 हुआ। फिर L3 में R3 की वैल्यू 1.5 पुट की, 1.5 क्या होता है, 3/2, तो ये 3π/2 हुआ। तो हम देख क्या रहे, अगर फर्स्ट लेंथ थी तो π/2 था, सेकंड लेंथ थी तो 2π/2 था, थर्ड लेंथ थी तो 3π/2 है, फोर्थ लेंथ होगी तो 4π/2। तो ऐसे करते करते अगर 13th लेंथ होगी तो वो क्या होगी, 13π/2।
तो ये हमारा ये कहाँ चला गया, ये रहा। तो 13th लेंथ होगी तो ये 13 पाई/2। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सम कर दिया, और सम हमारा क्या आ गया सॉल्व करके इसको, पाई/2 तो कॉमन आ गया था, 1 + 2 + 3 + 4 टिल 13 हो गया। और इसका फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पर AP का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 13, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो सॉल्व कर लिया, आंसर आपका 1/3 हो गया। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं यार अपने अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एक बकेट यहाँ पर पड़ी है यार, फर्स्ट पोटैटो यहाँ पर पड़ा है आपका, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट पोटैटो 1 पड़ा है, ये 5 मीटर की दूरी पे पड़ा है, ये तो ये डिस्टेंस 5। ठीक है, सेकंड वाला जो पोटैटो है वो 3m आगे, ये पोटैटो 1, ये पोटैटो 2, ये पोटैटो 3, आगे नेक्स्ट जो है 3 के गैप पे है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज। ऐसे करते करते यहाँ पर कितने पोटैटोज है, 10 पोटैटो। ठीक है, और गैप उनमें कितना है, 3 का। 4th 5th 6th 7th 8th, ये सभी में गैप 3 का है। ये पोटैटो 4, पोटैटो 5, 6, 7, पोटैटो 8, पोटैटो। अब क्या पूछा, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट किया और पिक कर रहा है नियरेस्ट पोटैटो। यहाँ से एक पर्सन, मान लो कोई कॉम्पिटिटर है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, वो यहाँ से स्टार्ट किया है, और उसने फर्स्ट पोटैटो जो नियरेस्ट उसको पोटैटो मिलता जाएगा वो पिक करेगा, और वापस वो क्या करेगा, वापस वो बकेट में रख देगा। तो एक बात बताओ, मान लो ये पर्सन पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट पोटैटो उसको कितनी दूरी पे मिला, कितने डिस्टेंस पे मिला, 5 के। अब यार एक बात देखो, 5 के डिस्टेंस पे उसको मिला है जरूर, बट उसको वो पोटैटो पिक करना है और बकेट में रखना है, तो उसको डिस्टेंस कितना मूव करना पड़ा, 5 उसने 2 बार किया, एक बार तो यहां से यहां गया 5, और फिर वापस आया बकेट में रखने, वो भी 5, तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, 2 × 5, 2 × 5 10 लिख दिया मैंने। तो उसको जो फर्स्ट डिस्टेंस मूव करना पड़ा, वो उसको मूव करना पड़ा डिस्टेंस 1, अगर देखें 2 × 5, तो कितना हो गया ये यार, 10 हो गया। सेकेंड डिस्टेंस, अब सेकेंड डिस्टेंस कैसे चलेगा, देखो यार, ये देखो मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पर ये रेड कलर, सेकेंड के लिए वो देखो, सेकेंड पोटैटो के लिए 5 + 3 कितना की है, 8, क्योंकि 3 मीटर से डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो डिस्टेंस 2 क्या हो जाएगा, और वापस भी आएगा, यानी कि 8 गया और 8 वापस आया, तो डिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 8, यानी कि 16। थर्ड के लिए, अब देखो थर्ड के लिए वो फिर ये पोटैटो है, कितना डिस्टेंस है यहां से यहां, देखो यहां से यहां टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 + 6 11, 11 जाएगा, 11 वापस आएगा, तो D3 कितना हो जाएगा आपका, 2 × 11 22। तो हम देख क्या रहे हैं, डिस्टेंस 1 हमारा 10 है, डिस्टेंस 1 10, सेकेंड डिस्टेंस 16, थर्ड डिस्टेंस 22, तो हमारा डिस्टेंस यार हमेशा कितने से इंक्रीज कर रहा है, ये देखो टोटल हमने सम ऑफ द डिस्टेंसेस निकालना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस डन बाय द कॉम्पिटिटर। टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब ये तो पता लग गया यार कि फर्स्ट टर्म जो हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म होगी 10,
कॉमन डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6 का, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कहाँ तक निकालना है, ड्रॉप नेक्स्ट लेवल है बकेट to drop and continues in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance by this? ठीक है, there are 10 potatoes है, total 10 potatoes, ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू हमारी यहाँ पर 10 हो गई। तो n की वैल्यू कहाँ तक जाना है, हमने 10th टर्म तक जाना है ना, तो n की वैल्यू हमारी कितनी होगी 10। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 10 होगी, ठीक है जी। तो बस ये वैल्यू आप पुट करो यार, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है आपने, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारा क्या है 10/2, a हमारा क्या था, फर्स्ट डिस्टेंस हमारा कितना था 10, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस n-1 प्लस n-1 n-1 यानी कि 9, d हमारा कितना है 6 हो जाएगा। बेटा ये पुट कर दो 54 प्लस 20 74 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 370 हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 370। यही पूछा था, टोटल डिस्टेंस उसको कितना मूव करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय हिम इज 370, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में ध्यान ये देने वाली है कि जब वो फर्स्ट पोटैटो लेने जाएगा जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो वो जाने का 5 मीटर और वापस बकेट में रखने के लिए 5 मीटर कवर करेगा, तो वो पहला डिस्टेंस 2 इंटू 5, 2 बार 5 कवर करेगा। सेकेंड पोटैटो के लिए यार डिस्टेंस हर बार 3 मीटर से बढ़ रहा है, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, जाएगा 8 वापस आएगा, तो सेकेंड डिस्टेंस क्या हो गया ट्वाइस ऑफ 8 16। थर्ड के लिए ये कितना डिस्टेंस हो गया 5 प्लस 3 प्लस 3 11, तो 11 जाएगा 11 वापस आएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 22 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाएगा। और हमें निकालना था 10th टर्म तक का, तो 10th टर्म का हमारा जो आंसर आ गया वो 370। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। अब दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स, ठीक है जी। इस चैप्टर के साथ ही हमने थर्ड ये हमने जो इसकी इंस्टॉलमेंट की है किसकी, पीपी की अपने, जिसमें मैंने अराउंड 33 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। अगर यार आप लोगों ने यही वीडियोस अच्छे से देख लिए और अच्छे से कर लिए तो आपको बुक टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर दिए हैं, जो आपकी एनसीईआरटी को भी कवर करती है और साथ के साथ आरडी शर्मा को भी कवर, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।